प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी त्रैमासिक का परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है मेरे भाई, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपकी त्रैमासिक परीक्षा में फाइनली हेल्प मिलने वाला है। तो मेरे भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी आपको यहां से बहुत ही बेहतरीन तरीका से हो। तो मेरे भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। सबसे पहला सवाल है कि कवि जायसी जी ने अपने आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो भाई आंसर है कि दर्पण जिस प्रकार से स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, निष्पक्ष होता है, जैसा रूप आपका होगा वैसा ही उसमें दिखता है, उसी प्रकार जायसी जी की आंख भी बिल्कुल पवित्र है और सुफी विचारों से एकदम निर्मल है। उनके मन में भी किसी प्रकार का मैल नहीं है। इसी निष्पक्षता और निर्मलता के कारण उन्होंने अपनी आंखों की तुलना दर्पण से की है मेरे भाई। क्लियर है? आगे देख लीजिए। कवि सूरदास के अनुसार गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गाय प्यारे बच्चों गौशाला में जाने के लिए दौड़ पड़ती है। बछड़ा हित धाई, बछड़ों के साथ बछड़ों के लिए भी वहां पहुंच जाती है। कवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ किया? संवत के हिसाब से देखा जाए तो विक्रम संवत 1631 था और ईस्वी के हिसाब से देखिए तो 1574 ईस्वी था, जब अयोध्या में रामनवमी का दिन था। उसी समय उन्होंने लिखना शुरू किया था कवि तुलसीदास जी ने। कवि तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ था और वो वे किनकी पुत्री थी? कवि तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ था और रत्नावली दीनबंधु पाठक जी की बेटी थी। यानी तुलसीदास जी के ससुर जी का नाम था दीनबंधु पाठक। हालांकि रत्नावली के बड़ी डांट फटकार के बाद आखिर तुलसीदास जी वैरागी बन गए, घर परिवार छोड़ करके काशी में निवास ले लिए थे। तुम लोग सजग ही रहना। कवि सूरदास जी का निवास स्थान कहां पे था? सूरदास जी का स्थायी निवास साथियों ब्रज क्षेत्र में था। वहां पे ही अपने महाप्रभु वल्लभाचार्य के सानिध्य में रहते थे और उन्हीं के शरण में रह के या उनकी छत्र छाया में रह करके ज्ञान अर्जन किए। सत्संग करने में बड़ी रुचि थी इनको। ये है नोट्स का खजाना। अगर आप क्लास 10th और 12th का सबसे बेहतर नोट्स ढूंढ रहे हैं, बिहार बोर्ड का नंबर 1 नोट्स जो बिहार के अनुभवी शिक्षकों द्वारा खुद से बनाया गया हो, जहां से सीधे परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में, हर परीक्षा में क्वेश्चन सीधे टकराता है, वो है मेरे भाई नोट्स का खजाना। तो आप सभी लोग साइंस संग्रह ऐप डाउनलोड कीजिए या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और आज ही नोट्स का खजाना अपने फोन में मंगा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ये है नोट्स का खजाना। साथियों, रीस्टार्ट बैच ये वो बैच है जहां अगर आपका चैप्टर 1 से फिर से पढ़ना है, बैकलॉग लगा है, तो आप इस बैच के साथ बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे, कवि जायसी के अनुसार रक्त की लेई का क्या अर्थ है? रकत की लेई लगा करके एक एक शब्द को जोड़ करके अत्यंत कठिन परिश्रम और गंभीर विरह साधना के साथ मलिक मोहम्मद जायसी जी ने साथियों लिखा है अपनी रचना को। वही बात यहां पे हो गई, खून की लेई यानी कि गोंद की तरफ। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार इसका भावार्थ अत्यंत कठिन परिश्रम और गंभीर विरह साधना से है। कवि का कहना है कि उन्होंने इस काव्य यानी कि पद्मावत रूपी प्रेम कथा की जो रचना लिखी है, वो कोई साधारण तरीके से नहीं, बल्कि अपने कलेजे के खून को गोंद बनाकर जोड़ जोड़ करके तैयार किया है उन्होंने। आगे देखिए, कवि तुलसीदास ने अपने द्वितीय पद में प्रभु श्री राम को किन किन नामों से जो है संबोधित किया है? तो आप बताइए कि उनको वहां पे कृपालु कहा गया। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाई। राम कृपालु, गरीब निवाजु, गरीबों पर दया करने वाले, दशरथ के राय यानी कि दशरथ के पुत्र, कौशल नाथ कौशल्या के पुत्र। कुछ सारी चीजें यहाँ पे नाम इनको दिया गया। कवि जायसी की किन्हीं दो रचनाओं का नाम, पद्मावत लिख लीजिए, आखिरी कलाम लिख लीजिए, अखरावट लिख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब और कहां हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसने कहा था शीर्षक पाठ में, जब अमृतसर के बाजार में पहली बार लड़का और लड़की की मुलाकात हुई, उस समय उनकी अवस्था क्या थी? पहली की मुलाकात के समय जो लड़का का उम्र था 12 साल और लड़की थी 8 साल की, जो कि सूबेदार की होने वाली पत्नी थी। तो भावी सूबेदारनी, जैसे भावी प्रत्याशी,
हैं? होता है ना भावी उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं चुनाव में, वैसे ही अब सोचिए ये भावी सूबेदारनी थी, क्योंकि इनकी शादी सूबेदार की पत्नी के साथ ही हुआ था। हालाँकि प्रेम लहना सिंह इनसे कर रहे थे। तेरी कुड़माई हो गई। हत! हाय, हाय, हाय! वही चीज़ था। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग के द्वारा लिंग निर्णय करना है। लत एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसे जुए की बुरी लत लग गई है, उसे पीने की लत लग गई है। ये वाक्य हमने बना दिया। अनुभव एक पुल्लिंग शब्द है और एक वाक्य बना देना है कि इस काम में मेरा अनुभव बहुत पुराना है। बात स्त्रीलिंग शब्द हो गया, स्त्रीलिंग, और आपकी बात बहुत अच्छी लगी, ये वाक्य बन गया। प्रकाश एक पुल्लिंग शब्द है, तो वाक्य हो गया कि सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया। तो इस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और अगला देखिए दीर्घ उत्तर, ये कुछ प्रश्न है, इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। आशय स्पष्ट करें। कभी भी भावार्थ लिखना हो, आशय स्पष्ट करना हो, तो सबसे पहले आप बताएं कि ये पंक्ति किनके द्वारा लिखित है और कहां से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियां लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति से ली गई है। और इसका आशय क्या है भाई, बताया गया है कि आंदोलन के दौरान जब कुछ लोग इंदिरा गांधी और जेपी के व्यक्तिगत संबंधों की बात कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, मुझे किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बैर नहीं है। वे कहते हैं कि चाहे सत्ता में इंदिरा जी हो, चाहे कोई भी हो, हमें बस एक चीज से दिक्कत है, जो गलत नीति लाएगा, जो गलत सिद्धांत पे चलेगा, जो गलत कार्य करेगा, उससे हमारा हमेशा विवाद रहेगा, झगड़ा रहेगा। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में क्या काम करते थे और क्यों करते थे? जयप्रकाश नारायण अमेरिका में स्वामी सत्यदेव का भाषण यहां सुने थे, तो अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे और वहां रेस्टोरेंट में काम करके, कल कारखानों में काम करके, होटल में बर्तन धो करके, सफाई का काम करके, कल पुर्जे का काम करके, बर्तनों का दुकान, सब जगह पे काम करके इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ये आंसर है मेरे भाई, आप पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद बहुत ही गरीबी और तंगी में रह करके, कमोड साफ करके ये लोग जो है अपना स्टडी किए थे। ठीक है ना। आगे चलिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है इस चैप्टर को, और ये कालजयी कहानी है। इसका केंद्रीय भाव है निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम बिना छल का, कर्तव्य परायणता और आत्म उत्सर्ग, बलिदान, कर्तव्य पथ पर हमेशा चलने वाले लहना सिंह बड़े कर्मठ रहे और साथ ही साथ बलिदान भी वो कर दिए। कहानी ये दिखाती है कि बचपन का एक निश्चल प्रेम था, जो कि किस प्रकार जीवन के अंतिम क्षण तक जीवित रहता है। लहना सिंह उस लड़की जो कि बाद में सूबेदारनी बनती है, उनके द्वारा दिए गए वचन, जिन्होंने कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा करना, और युद्ध में खुद खुद को जो है सामने रख करके इन लोगों को बचाने का काम किए। कवि तुलसीदास के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। बस वही बात हो गई, आपको पूरा इस तरीके से लिख देना है मेरे भाई, बहुत बढ़िया से। पहले बताना है कि ये कहां से लिया गया, किसने लिखा है। चलिए, बस इतना ही है मेरे भाई, बस अभी के लिए मैं इतना ही प्रैक्टिस, बाकी पूरा का पूरा अगर आप चाहें तो चैप्टर 1 to 4 काव्यखंड और पद्यखंड जरूर पढ़ के जाएं, रिवीजन करके जाएं। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मेरे भाई जुड़ जाइए, आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, लव यू एंड ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। बाय बाय।